ईरान की मदद क्यों की है? मुमकिना तौर पर अमेरिका की तरफ से चीन पर पहला वार होने जा रहा है और बैंक्स और दुनिया का इंटरनेट क्या अगला हदफ हो सकता है? चीन ये खबरदार कर रहा है और इस पर भी बात करेंगे कि काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में क्यों शामिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमेरिका और ईरान की जो जंग है, आलमी जरीदों के मुताबिक, बिलखसूस अमेरिका के मीडिया एक्सियोस के मुताबिक, एक सर्द जंग के अंदर तब्दील होती हुई आपको नज़र आ रही है। सर्द जंग में क्या होता है? माशी पाबंदियाँ होती हैं, ब्लॉकेट का सिलसिला भी जारी रहता है, माशी दबाव भी रहता है और कहीं ना कहीं सिफारतकारी होती हुई भी नज़र आती है। और अगर आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो हू बहू अमरीका और ईरान की सूरत हाल के अंदर आपको यही नज़र आता है कि ईरान पर माशी पाबंदियाँ भी हैं, ईरान का नेवल ब्लॉकेट भी यूएस की तरफ से जारी सारी है और इसके साथ साथ सिफारतकारी को भी मौका दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी जंग की तरफ मामला भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। और इस सूरत के अंदर जो ईरान के इत्तेहादी हैं, बिलखसूस चाइना, जो कि एक उभरती हुई एक ताकत है, उसको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो भी इस तनाज़े के अंदर ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका के एक अहम रहनुमा की तरफ से, जिनका नाम स्कॉट बेसेंट है, इन्होंने हाल ही में व्हाइट हाउस में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बहुत सी बातें की हैं जो मैं मुख्तसर करके आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है और सर्द जंग ये कैसे बनती हुई नज़र आती है। ये स्कॉट बेसेंट 15 अप्रैल को 2026 को व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहते हैं कि हम दो बैंक्स के ऊपर, चाइना के दो बैंक्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हमने यानी अमेरिका के एक इदारे की तरफ से जो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, उनकी तरफ से एक इंतबाई जो लेटर है, ख़त है, वो इन चाइना के दो बैंक्स को भिजवाया गया है कि भाई हमारी जो नज़र है ये आप पर है और हम ये देख रहे हैं कि आप ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं और लेन देन का जो मामला है ऑयल का, ये आप सारा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो कि आलमी कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं और आप इन बैंक्स के ज़रिए उनके साथ लेन देन जो मामला है ये नहीं रख सकते हैं। और इसके अंदर जो स्कॉट बेसेंट है, अमेरिकी हुकाम है, इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम उन बैंक्स का नाम फ़िलहाल मीडिया के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, अलबत्ता हमने उनको लेटर जो है वो कर दिए हैं और अगर हम ये साबित कर सके, हमें ये मज़ीद सबूत मिल गए कि वाकई ये दो बैंक्स ईरान के साथ लेन देन के अंदर मुलविस हैं, तो हम इन दो बैंक्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे। और ज़ाहिर अगर इन दो बैंक्स के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो इनका जो कारोबार है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो बिज़नेस है, वो शदीद किस्म का मुतासर होगा और डॉलर्स में उस तरह लेन देन इनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए हमें कि ज़रूर जो चाइना है वो एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर जो आलमी मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है वो अमेरिका ही करता है और जितने भी दुनिया के अंदर जो बैंक्स हैं या मालियाती निज़ाम है वो अमेरिका ही के ताबे आपको नज़र आता है। और यही वो बुनियादी वजह है कि चाइना की तरफ से एक मोहतात रद्दमल है वो दिया गया है। चाइना की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें चाइना की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का ये जो बयान है और ये जो लेटर्स हैं, गो के लेटर का गालिबन उस स्टेटमेंट के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस बयान को कोट किया गया कि ये जो पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है, ये जो इंतबा चाइना के इन दो बैंक्स को दिया जा रहा है, ये आलमी सतह के ऊपर गैर कानूनी है और कोई भी पाबंदियां तब तक कारगर या फ़ाल नहीं हो सकती हैं जब तक वह अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोसेस से ना गुजरें। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादा जो ताकत है वो किसके पास है और कौन एक तरफा तौर के ऊपर भी पाबंदियाँ लगा सकता है। तो ये एक चाइना के लिए भी मुश्किल बनती हुई नज़र आ रही है और ये हम बारहा इसकी तकरार कर चुके हैं कि जो अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट किया गया है वो दरहकीकत चाइना ही का ब्लॉकेट किया गया है, क्योंकि चाइना ही को बड़ी तादाद के अंदर ईरान का जो तेल है वो मिलता है और ईरान जो चाइना है वो सस्ते दामों ईरान का तेल खरीद कर अपनी जो एनर्जी सेक्टर की जो कमी पेशी है उसे भरपूर अंदाज में पूरा करता है। तो जब ईरान का जो तेल है वो चाइना में नहीं पहुंचेगा तो उससे कौन मुतासर होगा। और इसी तरह अगर चाइना के बैंक्स के ऊपर भी माशी तौर के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं तो जाहिर है ये एक कोल्ड वार है जो कि हम किसी ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन देखा करते थे। तो क्या चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है? इसके अंदर भी बात की जा रही है कि चाइना मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर अगर बैंक्स के ऊपर पाबंदियां लगने का सिलसिला शुरू होता है तो दोबारा से चाइना जो है उसके पास जो अभी तक का सबसे महफूज और मजबूत कार्ड है कीमती मादनियात से मुतलिक वो लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी इसी मामले के ऊपर चाइना ही के ऊपर रिलाई करता है। चाइना के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर कीमती मादनियात हैं और न सिर्फ कीमती मादनियात पाए जाते हैं बल्कि उनको रिफ़ाइन करने का, उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने की जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट चाइना के पास है वो अभी किसी और के पास भी नहीं है। तो और ये कीमती मादनियात आपको पता है कि ये जो सूरत हाल है ये
आपके जंगी तैयारों के अंदर या वार मशीनरी के अंदर भी आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। तो ये सूरत हाल दोबारा से अमेरिका और चाइना के दरमियान जा सकती है। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। दूसरी, जो डॉन के अंदर भी, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट के अंदर भी ये खबर शाया हुई है कि अगर अमेरिका और ईरान का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो आप नया हुर्मुज़ या ज़ेर समंदर जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं उनको भी शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि इसी खबर के मुताबिक, इस आर्टिकल, इस मजमून के मुताबिक कि दुनिया का 99% जो इंटरनेट है वो इन्हीं रस्सों से होकर पूरी दुनिया तक जाता है। और अगर अगर कोई भी फ़रीक या किसी भी वजह से जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं ये मुतासर होती हैं, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दुनिया का 99% जो इंटरनेट है वो मुतासर हो सकता है, जिससे आपकी जो डिजिटल इकॉनमी है वो मुतासर हो सकती है। इस अंडर सी इंटरनेट केबल्स के अंदर हमारे सामने है कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, कतर की इन्वेस्टमेंट है। कतर की आई थिंक ओडीरो नाम की जो कंपनी है वो भी बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है ताकि दुनिया का जो इंटरनेट है उसको सिक्योर किया जा सके। यूएई की इंटरनेट यहाँ पर केबल है। इसी तरह दीगर ममालिक की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है, और इन्हें अगर नुकसान पहुँचता है तो इन्हें बहाल करने में भी खासा एक अच्छा वक्त लग सकता है, क्योंकि जिसकी हदूद में होगा पहले उस मुल्क से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, फिर जंग के दिनों के अंदर कितना आसान कितना मुश्किल होगा। तो तमाम तर जो सूरत हाल है ये बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर 99% जो इंटरनेट है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है, और उससे डिजिटल इकोनॉमी भी। अब ये भी ऑप्शन, आप ये भी सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अब तो दुनिया के पास मुतबादिल आ गया है स्टारलिंक के ज़रिए, इन जैसे दीगर कंपनीज़ के अंदर। उस पर माहिरीन ये कहते हैं कि अभी जो सेटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देने का जो ज़रिया है ये उस हद तक इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये पूरी दुनिया का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसके पास गो के सलाहियत है लेकिन महदूद सतह के ऊपर है। अभी ये ज़ेर समंदर इंटरनेट्स की जो केबल है उनका मुतबादिल ये सही मानों में नहीं बन सकता। स्टारलिंक भी अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी भी एक सलाहियत, कैपेसिटी, एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेहतरीन और मजबूत और कारगर जो तरीका है जो दुनिया को ज़्यादा तेज़ी के साथ इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है वो फ़िलहाल हमारे पास यही है कि समंदर के ज़रिए, ज़ेर समंदर जो है वो दुनिया तक इंटरनेट जो है वो पहुँचाया जा सके। तो अगर खुदा न खासा अमेरिका और ईरान की कशीदगी बढ़ सकती है तो फिर ईरान ये ऑलरेडी एक इंतबा जारी कर चुका है कि अंडर से इंटरनेट केबल जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ सकती हैं, और ईरान को पत्थर के ज़माने की तरफ धकेलते धकेलते ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया और ख़ित्ता बिलखसूस ये भी पत्थर के ज़माने में जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ है। अब इस खबर के ऊपर आ जाइए कि काज़ाख्स्तान वाले मामले के ऊपर आखिर काज़ाख्स्तान को ऐसा क्या हुआ कि वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हुए। वैसे ये खबर कल ही हमारे सामने आई थी, लेकिन ऑफिशियली आप ये कह सकते हैं कि 2025 के अंदर ही ये वाइट हाउस के अंदर ये ऐलान हो गया था कि काज़ाख्स्तान ये इरादा रखता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होगा। लेकिन ऑफिशियली इजरायली सदर के साथ मिलकर काज़ाख्स्तान के सदर ने बाकायदा हाथ मिलाया और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर ये शामिल हुए। अब काज़ाख्स्तान ने ऐसा क्यों किया है? काज़ाख्स्तान बेसिकली कहने को एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर यहूदियों की भी बड़ी तादाद आबाद है, मुस्लिम भी रहते हैं, दीगर जो कबाइल हैं या मुस्लिम जो मज़ाहिब के अफराद हैं वो भी यहाँ पर बसे हैं। अब काज़ाख्स्तान ये चाहता है कि वो चाइना और रशिया से मुकम्मल तौर के पर इन्हिसार उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ना करे, बल्कि मुतबादिल भी तलाश करे, और अमेरिका को खुश करने के लिए सबसे सस्ता और मौसर जो एग्रीमेंट हो सकता है वो अब्राहम अकॉर्ड ही है कि हम इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो अमेरिका हमसे खुश भी होगा, अमरीकी कंपनीज भी यहाँ पर आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट के ज़राए जो हैं वो खुल सकते हैं, फिर जो इसराइल की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है, दिफाई शोबे के अंदर बढ़ सकती है, ज़रात के शोबे के अंदर बढ़ सकती है। तो काज़ाख्स्तान इस फार्मूले के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है कि अब हमें माजी की तरह किसी एक मुल्क या किसी एक इत्तेहाद के ऊपर रिलाय नहीं करना है, बल्कि हमें बहुत से ऑप्शन अब अपने लिए खोलने हैं। यानी हम अमेरिका के ब्लॉक में भी हों, हम चाइना के ब्लॉक में भी हों, हम रशिया के साथ भी तिजारत कर रहे हों। तो इस जो तरीक़ाकार है, यह हिकमत अमली है या इस सिफारतकारी के ऊपर काज़ाख्स्तान ये मॉडल अपनाता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी को देखते हुए काज़ाख्स्तान जो है वो उसने अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हुआ है और इसराइल के साथ भी अब अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। आज़रबाईजान के साथ पहले ही उनके अच्छे और मिसाली ताल्लुकात हैं, बल्कि तस्वीराती पार्टनर भी हैं, और अब काज़ाख्स्तान भी इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद नज़र आता है, और उसके लिए जो इक़दाम है वो हमने आपके सामने रखा है। ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं, अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब